Namaste सभी को. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel we discuss books. Today we have दूर आसमान में by नीरज पांडे. आज की चर्चा शुरू करने से पहले ना मैं एक छोटी सी तस्वीर उकेरना चाहती हूँ. अच्छा, कैसी तस्वीर? मतलब जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जद्दोजहद में लगा दे. वो अपनी पूरी ताकत झोंक दे, कई चीजें दांव पर लगा दें, और जब आखिरकार वो उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे ना, तो उसे अचानक एहसास हो कि वहां तो सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बची है. क्या बात है, बहुत ही गहरा ख्याल है ये. है ना? और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जिन लोगों के साथ वो इंसान उस जीत का जश्न मनाना चाहता था, वो सब तो बहुत नीचे छूट गए हैं. बिल्कुल, वो नीचे ही रह गए और ये ऊपर अकेला खड़ा है. एकदम सही. और आज की जो हमारी चर्चा है वो इसी बेचैन कर देने वाले सच के इर्द गिर्द घूमने वाली है. समकालीन हिंदी साहित्य में दूर आसमान में एक ऐसा उपन्यास है जो इन्हीं सपनों और हमारी महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाता है. मतलब उस सफलता की कीमत पर जिसे हम सब बिना सोचे समझे बस पाना चाहते हैं. हाँ, और ये जो आपने पहाड़ वाली बात कही ना, मुझे लगता है ये इस कहानी के मूल भाव को बहुत ही गहराई से पकड़ती है. और इस गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस कहानी को गढ़ा किसने है. Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. नीरज पांडे ने इसे लिखा है. हाँ, जो कि मुंबई में रहने वाले एक बहुत ही जाने माने स्क्रीन राइटर और गीतकार हैं. बिल्कुल. और जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं या उसे करीब से फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि नीरज का काम भावनाओं को ना बहुत ही कच्चे और मतलब बिल्कुल असली रूप में पेश करता है. सही कहा. उन्होंने मिसेज और राम प्रसाद की 13वीं. ओहो, राम प्रसाद की 13वीं तो बहुत ही शानदार थी. हाँ, बहुत ही उम्दा. और इसके अलावा कामयाब और मूथ ऑन जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने बेहतरीन गीत लिखे हैं. और सिर्फ गीत ही नहीं, कच्चे लींबू फिल्म ले लीजिए, या फिर ट्विस्ट विद डेस्टिनी एंथोलॉजी के डायलॉग्स हों, या फिर योर ऑनर सीजन 2 की को राइटिंग. उनके हर काम में एक इंसान की जो भीतरी उथल पुथल होती है ना, वो साफ नजर आती है. ये बात तो है. लेकिन मैं यहाँ एक बात सोच रही थी. हाँ, बताइए ना. मतलब स्क्रीन पर किसी किरदार की भावनाएं दिखाना और एक उपन्यास के पन्नों पर इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों को उकेरना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है. बिल्कुल होता है, बहुत बड़ा फर्क है. सिनेमा में तो एक निर्देशक होता है, कैमरे के एंगल्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा सहारा होता है. हाँ, म्यूजिक बहुत सी कमियां छुपा लेता है. एकदम सही. लेकिन जब एक स्क्रीन राइटर पन्नों पर उतरकर सीधे ये सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ या फिर मैं यहाँ क्यों हूँ, तो वहाँ कोई म्यूजिक काम नहीं आता. कोई बीजीएम नहीं होता. हाँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शब्द होते हैं. तो ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि पर्दे की दुनिया का एक लेखक इंसान के भीतरी संसार की परतें कैसे खोलता है. बहुत ही वाजिब सवाल उठाया आपने. देखिए, सिनेमा अक्सर हमें बाहर की दुनिया दिखाता है. हाँ. कि बाहर क्या हो रहा है, जबकि ये किताब दूर आसमान में हमें पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ देती है. इसका जो सबसे मुख्य आधार है ना, वो महत्वाकांक्षा और हमारी भावनात्मक दूरी के बीच के विरोधाभास पर टिका है. मतलब द पैराडॉक्स ऑफ एम्बिशन. एग्जैक्टली. बचपन से समाज हमें क्या सिखाता है? हाँ. कि बड़े सपने देखो, दिन रात मेहनत करो, सफलता हासिल करो. हाँ, क्योंकि सफलता ही जीवन में संतुष्टि लेकर आएगी. यही तो घुट्टी पिलाई जाती है हमें. बिल्कुल. लेकिन ये कहानी इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है. वो कैसे? ये दिखाती है कि जिन सपनों के पीछे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वही सपने अक्सर उन्हें उन जगहों और उन लोगों से बहुत दूर कर देते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. बाप रे. हाँ, सफलता उस खालीपन को खत्म नहीं करती, बल्कि वो एक नया और ज्यादा गहरा खालीपन पैदा कर देती है. अगर इसे उसी पहाड़ की चढ़ाई वाले उदाहरण से जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है जैसे महत्वाकांक्षा कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक तरह की शर्त है. एक बहुत ही भारी शर्त. हाँ, मतलब इंसान जितना ऊपर जाता है,
हवा उतनी ही कम होती जाती है और उसका अकेलापन बढ़ता जाता है। बिल्कुल, और खुद को हल्का करने के लिए उसे अपने ही कुछ हिस्सों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अपनी जड़ों को और कई बार अपने सबसे करीबियों को भी। लेकिन एक सवाल उठता है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। क्या ये अलगाव सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है? मतलब क्या कोई भी इंसान बिना कुछ खोए, बिना अपनी जड़ों से कटे उस दूर आसमान को नहीं छू सकता? यही तो इस किताब का सबसे चुभने वाला हिस्सा है। जब हम इस किताब का विश्लेषण करते हैं तो यही बात सामने आती है कि सफलता आपको भीड़ से अलग तो कर देती है, लेकिन वो अलगाव धीरे धीरे एक ठंडी भावनात्मक दूरी में बदल जाता है। लोग ऊपर पहुंचने की भागदौड़ में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वे अपने ही भीतर एक अजनबी बन गए हैं। अपने ही भीतर अजनबी, क्या बात है। और इसी जद्दोजहद को, इसी खोखलेपन को आईना दिखाने के लिए कहानी में हमारे मुख्य पात्र की एंट्री होती है, जिसका नाम है मिलन। अच्छा, मिलन। हाँ, और मिलन कोई आम भौतिक सफर नहीं कर रहा है कि कहीं घूमने जा रहा हो। वो एक अनजाने मानसिक और आध्यात्मिक सफर पर है, जहाँ उसका हर एक कदम एक नया सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। मुझे मिलन का किरदार इसलिए भी बहुत अलग लगता है क्योंकि वो उन चीजों को खोज रहा है जिन्हें आम लोग तो रोजमर्रा की भागदौड़ में बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। सच कहा आपने, लोगों के पास वक्त ही कहाँ है इन सवालों का। हाँ, लेकिन मिलन की इस यात्रा में सबसे उकसाने वाली बात क्या है? मतलब वो समाज के बनाए नियमों के साथ कैसे पेश आता है? समझौता ने इस किताब के एक बहुत ही प्रभावशाली रिव्यू में एक पाठक ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से पकड़ा है। क्या लिखा है उस रिव्यू में? उस रिव्यू के अनुसार ना, समाज ने धर्म, ईश्वर, सत्य और अध्यात्म के नाम पर हमेशा कुछ बने बनाए पकवान लोगों को परोसे हैं। बने बनाए पकवान, सही शब्द है। हाँ, और समाज क्या चाहता है कि लोग बस इन पकवानों को चुपचाप खा लें और कोई सवाल ना करें। कोई ये ना पूछे कि इसमें क्या मिला है या ये क्यों खाएं। एग्जैक्टली। लेकिन मिलन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उसने इन सभी धारणाओं को अपने तार्किक दिमाग की कसौटी पर परखा है। वो बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं मान लेता क्योंकि सदियों से लोग उसे मानते आ रहे हैं। वो हर चीज पर सवाल उठाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी असहमत होना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मतलब अगर हम समाज के नजरिए से देखें तो क्या ये बने बनाए पकवान या नियम इसलिए नहीं बनाए गए हैं ताकि दुनिया में एक व्यवस्था बनी रहे? एक तरह का ऑर्डर बना रहे हैं। हाँ, अगर मिलन की तरह हर इंसान धर्म, ईश्वर और सत्य पर सवाल उठाने लगे, हर नियम को अपने तर्क से तौलने लगे, तो क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगी? ये समाज का नजरिया है। बिल्कुल, समाज ऐसे गहरे और बुनियादी सवालों को अक्सर खतरे की घंटी ही मानता है। जब भी कोई मिलन की तरह सवाल पूछता है ना, तो समाज उन सवालों को सांप समझकर कुचल देता है। सही कहा। और उसकी जगह लोगों के हाथ में बजाने के लिए एक झुनझुना थमा देता है। झुनझुना, क्या सटीक रूपक दिया है आपने। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये झुनझुना लोगों के मानसिक सुकून के लिए जरूरी नहीं है? क्या हम सब भी असल सवालों से बचने के लिए कोई ना कोई झुनझुना नहीं बजा रहे हैं? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये झुनझुने वाला रूपक एकदम सटीक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो मानसिक सुकून असली है या सिर्फ एक भ्रम है। भ्रम तो हो सकता है। समाज यकीनन अराजकता से बचने के लिए व्यवस्था बनाता है, लेकिन जब वो व्यवस्था ही इंसान की आत्मा को मारने लगे, तब सवाल उठाना जरूरी हो जाता है ना। हाँ, ये बात तो है। जब घुटन होने लगे। बिल्कुल। समाज जो झुंझुना थमाता है, चाहे वो अंधाधुंध पैसा कमाने की होड़ हो या झूठी प्रतिष्ठा हो, हाँ, या बिना समझे निभाई जाने वाली रस्में हो, वो सब सिर्फ असल और असहज सवालों से बचने का एक तरीका भर है। और मिलन क्या करता है? मिलन उस झुंझुने को फेंक देता है। और जब कोई इंसान ऐसा करता है ना, तब सत्य की तलाश का असल दर्द शुरू होता है। मतलब वो सफर आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब जीवन के असली मायनों को खोजने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो दिमाग में एक भयानक तूफान उठता है। वो तूफान किस तरह का होता है? मतलब क्या वो इंसान को और ज्यादा भटका देता है? वो तूफान सवालों की एक मूसलाधार बारिश की तरह होता है। एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है अंदर। कैसी बेचैनी? मतलब इंसान के मन में ये डर सताने लगता है कि जो सवाल वो पूछ रहा है, क्या वे सवाल खुद में सही भी हैं या नहीं। ओहो, खुद पर ही शक होने लगता है। हाँ, जो जमीन पर वो जीवन भर खड़ा रहा ना, वो जमीन उसे खिसकती हुई महसूस होती है। ये एक ऐसी गहरी मानसिक बेचैनी है जिससे दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले और जीवन को गहराई से सोचने वाले लोग हमेशा गुजरते हैं। द फिलॉसफी ऑफ डिस्कम्फर्ट। एग्जैक्टली। ये दर्द सत्य की राह का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज ने जो बचकाने जवाब गढ़ लिए हैं, वो असल में एक तरह की नींद की गोली हैं। नींद की गोली, बिल्कुल सही कहा।
लोग उन बचकाने जवाबों को गले लगा लेते हैं ताकि वे आराम से सो सकें, ताकि उन्हें जीवन की उलझनों से जूझना ही ना पड़े। क्योंकि जूझना बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, लेकिन दूर आसमान में पढ़कर ये बात बहुत साफ हो जाती है कि उन झूठे और आसान जवाबों को मान लेने से लाख गुना बेहतर है कि इंसान परेशान रहे, वो बेचैन रहे, अपनी अक्ल की खिड़कियां हमेशा खुली रखें, हर चीज को जांचे परखे और अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए दूर आसमान में ताकता रहे। क्या बात है। मुझे लगता है कि ये बेचैनी ना उस झूठे सुकून से कहीं ज्यादा सच्ची है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और इसी सच्ची बेचैनी को शब्दों में ढालने का जो काम नीरज पांडे ने किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है। उनकी लेखन शैली के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी शैली में कोई शोर शराबा नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लेखक अपनी बात आप पर थोप रहा है या कोई प्रवचन दे रहा है। अच्छा, मतलब लाउड नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उनकी शैली में एक बहुत ही शांत प्रतिबिंब है, एक ठहराव है। उनका काम उस बेहद नाजुक जगह पर काम करता है जहां इंसान की आत्मखोज और उसके अस्तित्व की उलझनें आपस में मिलती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और हाँ, यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि दूर आसमान में नीरज जी की दूसरी किताब है। अच्छा, उनकी पहली किताब कौन सी थी? उनकी पहली किताब का नाम है कहीं और पर कहां, और उसमें भी इसी तरह की भावनात्मक गहराई देखने को मिली थी। वे मानव मन के उन हिस्सों को छूते हैं जिन्हें अक्सर अनकहा छोड़ दिया जाता है। सच में? और जब कोई किताब मन के इतने गहरे हिस्सों को छूती है ना, तो जाहिर है कि पाठकों पर उसका असर भी बहुत गहरा होता होगा। बहुत ज्यादा गहरा असर होता है। इस किताब ने पाठकों के अंदर जिस तरह की भावनाएं जगाई हैं, उसके बारे में कुछ रिव्यूज मैंने पढ़े थे जो सच में हैरान करने वाले हैं। हाँ, मैंने भी कुछ रिव्यूज देखे थे। एक पाठक ने बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करते हुए अपना अनुभव साझा किया है। कौन सा रूपक? सावन के महीने का। उस पाठक ने लिखा है कि उसे हमेशा सावन के महीने का इंतजार रहता है। जैसे चिलचिलाती गर्मी के बाद सावन आता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, चारों तरफ एक खुशनुमा हरियाली हो जाती है। एकदम मौसम बदल जाता है। हाँ, और तितलियां, फूल एक अद्भुत खेल दिखाते हैं। ठीक वैसे ही इस किताब को पढ़ते हुए उस पाठक के अंदर का मौसम बदल गया। अंदर का मौसम, बहुत ही सुंदर बात कही उस पाठक ने, है ना? मतलब मैं यही सोच रही थी कि एक किताब किसी के भीतर की तपती हुई बेचैनी को सावन की फुहार में कैसे बदल सकती है। देखिए, ये तभी मुमकिन है जब साहित्य सीधे इंसान की रूह से जाकर जुड़े। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, वो एक उस चिलचिलाती गर्मी की तरह ही तो है। बिल्कुल, जहां हर कोई बस हाँप रहा है। हाँ, और जब पाठकों को मिलन की कहानी में अपनी खुद की उलझनें, अपने ही अनकहे सवाल नजर आते हैं, तो वो उनके लिए एक बारिश की तरह काम करता है जो उस गर्मी को शांत करती है, सुकून देती है। एकदम। और पाठकों के अनुभवों में एक बात बहुत आम देखने को मिलती है। लोगों को लगता है जैसे नीरज जी ने ये कहानी पर्सनली उन्हीं के लिए लिखी है। अच्छा, मतलब इतना व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, जब कहानी का मुख्य पात्र अपनी यात्रा पर निकलता है तो पाठक सिर्फ उसे पढ़ते नहीं हैं, वे उसके साथ साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। वो क्या? मतलब हर इंसान की अपनी यात्रा तो अलग होती है ना। कोई अपने बचपन के खालीपन से जूझ रहा होता है, तो कोई अपनी सफलता के अकेलेपन से। सही बात है। तो एक ही कहानी सबको अपनी कैसे लग सकती है? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। देखिए, क्योंकि किरदार एक ही है, लेकिन वो एक आईने की तरह काम करता है। आईने की तरह? हाँ, हर पाठक उस कहानी में अपने खुद के बचपन, अपने आसपास के माहौल और अपनी जिंदगी की घटनाओं का अक्स देखता है। एक ही किताब, एक ही सफर, लेकिन हर पाठक के लिए उसका अनुभव पूरी तरह से अलग और व्यक्तिगत हो जाता है। वाह! यही एक बेहतरीन लेखक की निशानी है कि वो अपनी कहानी लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला उसमें अपनी कहानी पढ़ता है। ये सच में साहित्य का जादू है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि खुद से मिलने का एक जरिया बन जाती है। बिल्कुल। और इसी बीच हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहेंगे। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो दूर आसमान में केवल पन्नों पर लिखी गई कोई फिक्शन या कोरी कल्पना नहीं है। ये उन सारे अनुभवों, उन सारे चुपते हुए सवालों और संवेदनाओं को वापस खींच लाती है जिन्हें लोग अक्सर समाज के झुंझुनों की आवाज में दबा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रोजमर्रा की भागदौड़ में ना हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि
हम असल में जा कहाँ रहे हैं। बस चले जा रहे हैं। हाँ, ये किताब हमें रुकने और ये देखने का मौका देती है कि क्या हम सच में वही पहाड़ चढ़ रहे हैं जिस पर हम चढ़ना चाहते थे, या बस भीड़ के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और अंत में इस पूरी यात्रा और हमारी आज की चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है, जिस पर मुझे लगता है हर इंसान को सोचना चाहिए। वो कौन सा विचार है? अगर ये सच है कि हमारी हर बड़ी महत्वाकांक्षा, हर सफलता और पूरा हुआ हर सपना हमारे भीतर एक नई भावनात्मक दूरी पैदा करता है, अगर पहाड़ की चोटी पर वाकई हवा कम हो जाती है, मेरा मतलब है हवा कम हो जाती है, तो क्या जीवन का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ उस आसमान को छूना है? या फिर उस आसमान तक पहुंचने के बाद जो अनंत अकेलापन मिलता है, उस अकेलेपन के साथ दोस्ती करना सीखना ही जीवन की असली खोज है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन बहुत देर तक जहन में गूंजता रहेगा। क्या हम ऊंचाइयों के अकेलेपन के लिए सच में तैयार हैं? यही सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हाँ, और दूर आसमान में वाकई एक ऐसा उपन्यास है जो हर किसी को अपने भीतर झांकने का मौका देता है। बिल्कुल, इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे जरूर चेक करें और इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। और हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि किसी भी भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने सवालों को जिंदा रखिए और अपने अंदर के सावन को बचाए रखिए।